सो जीएसटी स्टार्ट करें। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए थे उसके कि हम कैसे जनरल एंट्री करेंगे। अब कुछ और बच रही हैं, वो भी अपन ट्राई करते हैं। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको। सो यहाँ तक की जनरल एंट्रीज हम कर चुके थे। परचेज रिटर्न, लॉस बाय फायर, इन सब की जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। ओके, अभी हम कर रहे हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है वो समझना जरूरी है। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने कोई भी गुड्स बेचा और बेचने के बाद सामने वाली पार्टी अगर हमें फिर से रिटर्न कर देती है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हमने बेचा है तो उसके ऊपर बेचते वक्त जीएसटी लिया होगा। जब हम उन गुड्स को फिर से रिटर्न कर रहे हैं तो दिया हुआ जीएसटी हमें फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर वो गुड्स मुझे फिर से रिटर्न होकर आ रहे हैं तो वट एवर द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दोज गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी, द सेम हैज टू बी रिफंडेड बैक टू द कस्टमर। ये तो क्लियर है। तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी हमने रिसीव की वो जीएसटी हमें फिर से रिटर्न करनी पड़ेगी। अब जीएसटी को जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारे ऊपर लगने वाली लाइबिलिटी, जो मुझे सरकार को जमा कराने थे पैसे, वो सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो रिटर्न फिर से गुड्स रिटर्न हो चुके हैं। तो हमने जो जीएसटी पहले रिसीव किया था जिसको हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते, लेकिन अब वो सेल ही हमारी कैंसिल हो चुकी है। तो वट एवर द जीएसटी वी हैव रिसीव्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेल, द सेम हैज टू बी रिटर्न बैक टू द कस्टमर। और वही जीएसटी का पेमेंट हमें सरकार को करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी का पेमेंट मैं रिसीव कर चुका था। जब मैं रिसीव करता हूं तब मैंने इनपुट आउटपुट जीएसटी के नाम से अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज किया। लेकिन जब वो गुड्स फिर से रिटर्न हो गए तो वो आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी मेरे ऊपर रिड्यूस हो गई। अब इस एंट्री के साथ हम इसको समझ सकते हैं कि क्या वर्किंग हमारे ऊपर इसकी बनती है। ओके, तो सेल्स रिटर्न का मतलब है कि गुड्स जो भी हमने बेचे उनके ऊपर लगने वाली रिटर्न हम सेल को फिर से रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी सेल हमने की है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के बाद उस पर ली जाने वाली जितनी भी जीएसटी हमने बेचने के वक्त हमने उनसे रिसीव की थी, वो सेम जीएसटी हमें फिर से वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। तो आउटपुट, अगर वो जीएसटी मान लो आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी में थी, तो आपको आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को फिर से आप डेबिट करेंगे। मान लो अगर वो आउटसाइड द स्टेट आपकी सेल थी और वो फिर से रिटर्न होकर आ रही है, तो आपको आईजीएसटी, आपने जब बेचा होगा तब आईजीएसटी लगाया होगा, तो सेम आईजीएसटी आपको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। और जो भी डेटा हमारा था जिससे हमने उधार पर बेचा या हमने कैश में बेचा, तो अगर कैश में बेचा है तो टू कैश हमें उसे फिर से वापस कैश का पेमेंट करना पड़ेगा कि भैया हमारा सामान वापस दे दो, ये पैसा आपका फिर से ले जाओ। तो टू कैश हमें करना पड़ता है। अगर ये कैश में नहीं बिका है, उधार पे बिका है, तो टू डेटर्स अकाउंट लिखकर हम इसकी वर्किंग करेंगे। ओके, आगे समझते हैं कि अगर फिक्स्ड असेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड असेट पर, इस कंडीशन को ढंग से सुनना और समझना बच्चों, फिक्स्ड असेट परचेज पर जो भी इनपुट जीएसटी हम फिक्स्ड असेट की खरीद पर देंगे, फिक्स्ड असेट में क्या क्या आ गए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, वो जो है वो आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर वो बिजनेस में वर्कआउट करते हैं तो, लेकिन आगे सोचने की बात क्या है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इनपुट जीएसटी ऑन परचेज ऑफ मोटर कार, vehicle, building, etc. are not subject to set off with the output GST। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने प्लांट एंड मशीनरी पर, फर्नीचर पर, कंप्यूटर पर
इस तरह के और किसी भी असेट के ऊपर अगर आपने खरीदते वक्त जीएसटी का पेमेंट किया तो वो जीएसटी आपके लिए इनपुट के तौर पर यूज की जा सकती है आपके आउटपुट से सेट ऑफ करवाने के लिए। लेकिन अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदने के लिए, ऑफिस में कार खरीदने के लिए, ऑफिस में और कोई व्हीकल खरीदने के लिए, ऑफिस की बिल्डिंग खरीदने के लिए अगर आपने कोई जीएसटी का पेमेंट किया है तो वो जीएसटी आपके इनपुट में कंसिडर नहीं की जाएगी। आप उस जीएसटी को इनपुट कंसिडर नहीं करेंगे, उस जीएसटी को आप उस असेट के साथ ही जोड़ देंगे। मान लो कार खरीदी अपन ने 6 लाख की, जिसमें से 1 लाख रुपए जीएसटी का पेमेंट है, मतलब कार है 5 लाख की प्लस 1 लाख जीएसटी, टोटल पेमेंट दिया 6 लाख। क्योंकि वो मोटर व्हीकल है, उस पे दिया जाने वाला जीएसटी हमें इनपुट के तौर पर क्लेम नहीं होगा, तो हमें whatever the amount we have paid to purchase that car, the same is to be considered in the car account or that particular motor vehicle account। हमें उसको अलग से जीएसटी में 1 लाख रुपए नहीं लिखने हैं क्योंकि उसकी इनपुट हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6 लाख 6 लाख। वहीं अगर मैंने फर्नीचर खरीदा 5 लाख का और 1 लाख रुपए का जीएसटी का पेमेंट किया तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी है, मान लो आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी 1 लाख टू बैंक अकाउंट 6 लाख। यहां आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल है, मोटर कार है या फिर कोई भी बिल्डिंग है, इनके ऊपर दिया जाने वाला जीएसटी हमें फिर से क्लेम नहीं होगा। ओके, तो ये है फिक्स्ड असेट का कंसेप्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट बेचने पर, तो सेम कंसेप्ट, अगर आप इन फिक्स्ड असेट को बेच रहे हो तो इनके ऊपर आउटपुट आईजीएसटी आपका उसी अकॉर्डिंग सेट ऑफ के लिए नहीं है। तो आउटपुट आईजीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दोस फिक्स्ड असेट्स ऑन व्हिच इनपुट जीएसटी वाज सब्जेक्ट टू सेट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि जिस भी ऊपर दिए हुए फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, इन सब के ऊपर आप अगर खरीदते वक्त का जीएसटी को क्लेम कर रहे हैं तो इसके ऊपर बेचते वक्त जो आप जीएसटी रिसीव करेंगे उसे आप इनपुट के साथ सेट ऑफ कराने के लिए वो एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने कार बेची है और उसके ऊपर आपने जीएसटी लिया है सामने वाले से, तो वो जीएसटी किसी से सेट ऑफ नहीं होगी, वो डायरेक्ट सरकार को जमा कराई जाएगी। क्लियर? तो यहाँ कंडीशन ढंग से सुन लेना, समझ लेना कि अगर पॉइंट नंबर 6 जो मैंने अभी आपको ऊपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इस पॉइंट नंबर 6 में जिस के ऊपर आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं उसी के ऊपर वाली, बेचने पर उसी के ऊपर लगने वाली आउटपुट किसी भी इनपुट के साथ सेट ऑफ हो सकती है। लेकिन जिनकी इनपुट क्लेम नहीं होगी उनका आउटपुट भी किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन किस किस पर है, किन किन के ऊपर हमें जीएसटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड चीजें हम समझ लेते हैं। पहला एग्जेम्पशन है वेजेस पर। अगर आप किसी भी आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर को पैसा दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर दिया जाने वाला पैसे के ऊपर आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी को अगर काम करने वाले आदमी को सैलरी दे रहे हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है उसे आप सैलरी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई भी पानी का बिल या लाइट का बिल दे रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कैरियज, कार्टेज, कूली का चार्जेस, पोस्टेज का चार्जेस या इस तरह के छोटे मोटे खर्चों में अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, तो वो एग्जेम्प्टेड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जीएसटी किन किन पर लगेगा? बेसिक हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सपेंसेस आपके सामने हैं। अगर आप कहीं पर भी रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पेमेंट के ऊपर आपको जीएसटी का पेमेंट, जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट अगर आप कहीं पर देते हैं तो उसका बिल आएगा, उसमें जीएसटी लगकर आएगा। टेलीफोन का बिल अगर आपका आ रहा है तो उसके अंदर जीएसटी लगकर आएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का आप कोई भी खर्चा करेंगे ऑफिस में तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लीगल एक्सपेंसेस मतलब एडवोकेट को अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन वो आरसीएम मेथड में लगेगा। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने बताया था कि अगर कोई भी एडवोकेट को पेमेंट करोगे तो उसको विद जीएसटी, आप जीएसटी वो जमा नहीं कराएगा, उसके हिस्से की जीएसटी आप उसे दोगे नहीं, वो डायरेक्ट सरकार के खाते में आपको जमा करानी है। मान लो मैंने किसी वकील से 10,000 रुपए की सर्विसेज ली, उसके ऊपर मान लो उसका 1,800 रुपए का जीएसटी बनता है। टोटल पेमेंट उसको देना कितना है? 11,800, लेकिन हम उसको 11,800 नहीं देंगे, उसे देंगे 10,000
उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी 1,800 रुपए हम डायरेक्ट सरकार को जमा कराएंगे। हमारी जेब से जाएंगे 11,800, वकील को मिलेंगे 10,000 और 1,800 डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम डिपॉजिट कराएंगे। जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो पर्सन अगर जीएसटी का पेमेंट करता है तो उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ कोई भी लीगल एक्सपेंसेस अगर हमने किए हैं तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। अब आता है इनपुट आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, एक बार फिर से आप इस पर नजर डाल दें कि ये क्या है। इनपुट आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म क्या कहता है कि अगर हमारे पास आईजीएसटी आउटपुट है, मतलब मुझे आईजीएसटी का पेमेंट करना है, तो मैं किन किन को यूज कर सकता हूं। मैंने बताया था सबसे पहले आईजीएसटी खुद अपने आप को यूज करेगा। अगर वो सफिशिएंट नहीं है फिर भी पेमेंट पूरा होने में, तो वो किसके पास जाएगा, अपनी माँ के पास, दैट इज सीजीएसटी के पास। सीजीएसटी से पेमेंट कराने पर भी अगर पूरा आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एसजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ कराने का। मान लो एसजीएसटी इनपुट से भी आउटपुट जीएसटी आपका सेट ऑफ नहीं हो रहा है, तो चौथा लास्ट ऑप्शन है बचे हुए अमाउंट का आप कैश जमा कराओ। क्लियर? तो जीएसटी का पेमेंट सेट ऑफ कराने के लिए अगर आईजीएसटी का पेमेंट करना है तो सेट ऑफ किस फ्लो में होगा, ऑर्डर क्या होगा, पहले इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और नहीं हो रहा है तो लास्ट कैश। नेक्स्ट, अगर मुझे आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट करना है तो सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी, वो अगर सेट ऑफ होता है सबसे पहले बेटे से मांगा जाएगा, बेटा दे देता है पूरा तो ठीक है, नहीं दे पाता है तो खुद अपने पास पड़े हुए पैसों को यूज करेंगे, दैट इज इनपुट सीजीएसटी। लेकिन एसजीएसटी से कोई पैसा नहीं रिसीव होगा। यहाँ अगर हो जाता है सेट ऑफ तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर भी कैश में पेमेंट जमा कराएं। इसी तरह से एसजीएसटी की अगर कोई आउटपुट लाइबिलिटी हमारे ऊपर है तो वो किससे सेट ऑफ होगी, इनपुट आईजीएसटी, वो अगर पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो इनपुट एसजीएसटी। अगर इनपुट एसजीएसटी भी पूरा नहीं कर पाती है तो बचा हुआ पेमेंट कैश में जमा होगा। क्लियर? तो ये है हमारा इनपुट से रिलेटेड वर्किंग। ओके, तो इसको आप एक बार फिर से अपनी बुक में भी ये सारी वर्किंग आपको दे रखी है, आप एक बार इसकी रीडिंग लगाइएगा। उसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि उनका इम्पैक्ट कैसे होगा। वैसे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज अभी इन सब की एक साथ बता दी है कि कौन सी जर्नल एंट्री कहां पर किसके साथ हमेशा इनपुट डेबिट होता है, इनपुट क्रेडिट कब होगा। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा डेबिट होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन वो क्रेडिट भी होता है, जैसे परचेज रिटर्न के टाइम आप क्रेडिट करोगे, या इनपुट आपको जब भी रिसीव हो रही है या इनपुट रिसीव होने के बाद जब आप उसे सेट ऑफ करा रहे हो आउटपुट के साथ तब भी क्रेडिट होगा। तो इस तरह से इनपुट को कैसे क्रेडिट करना है, कब करना है, वो सब चीजें हम समझेंगे। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको कल ट्राई कराऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट अपना जीएसटी से रिलेटेड हो चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल मैं एक बार ट्राई कराकर जीएसटी वाला कंसेप्ट एक बार खत्म करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जीएसटी से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार आप खुद उसे स्टडी करने की कोशिश करें। मैं आपको वैसे भी इनका बेसिक कंडीशन, बेसिक वर्किंग आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप एक बार उसकी वर्किंग करें, एक बार उस थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ने की कोशिश करें जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम कल प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज पर ध्यान देंगे कि कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।